एसएचएम में सीखा, उसकी कुछ एप्लीकेशन एक मिनट तो मैं ना, क्योंकि मुझे अभी भी सिर्फ थोड़ी देर पढ़ाना है क्योंकि निकलना है फिर मुझे अभी भी। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसएचएम। इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं सिर्फ वो एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है जो पूछी जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली एप्लीकेशन देखिए, यदि ये कोई मास है, ओके, इसको तो हमने सबसे ज्यादा पढ़ा है, और यदि मैं इसको दबा दूं या खींच दूं, मान लो मैंने दवाई दिया इसको, ठीक है, इसको दबा दिया, तो हम सब जानते हैं कि ये जादू से नहीं दबेगा, कि हमें और आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। माना मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, माना एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, तो भगवान ने इन जितने भी ऑसिलेटिंग सिस्टम है उनके अंदर ये क्षमता दे रखी है, ये वाली, ये जो एरो लगा रखा है, दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। इज इट ओके? अब आप क्या करना है, आप ये देखिए कि अभी तो दोनों लग रहे हैं, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो जब तक आप इसमें उंगली पकड़े रखोगे ये ऑसिलेट करेगा ही नहीं। ठीक है ना, जैसे सपोज करो ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है, और यदि मैं इसको यूं कर दूं, सबको पता है कि ऑसिलेट करता है, लेकिन यूं करने के बाद छोड़ो तो सही, इस समय इसमें रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों लग रही है, जब तक मैं इसमें उंगली करता रहूंगा जब तक नहीं चलेगा। तो आपको बस क्या देखना है कि क्या मेरे एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स है या नहीं है, और वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो बताना, यदि मैं जैसे ही इसको हटाऊंगा तो हटा साउंड की घटा, सिर्फ सिस्टम में ये फोर्स बचेगी और ये इसको ऑसिलेट कराएगी, क्योंकि ये वाली जो फोर्स है खाली, अच्छा मैं इसको ना खाली एफ लिखूंगा, चलेगा ना? तो ये जो एफ है, इन द सेंटेंस सुनना, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, द सिस्टम विल स्टार्ट टू ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स ओनली। फिर तो सिर्फ ये रह जाएगी ना, और ये फोर्स सबको पता है माइनस के एक्स होती है भाई, ये फोर्स, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट आपका यू है, डिस्प्लेसमेंट यू है और ये वाला एरो इधर है, तो एक दूसरे के अपोजिट तो है ही, तो प्रोपोर्शन हटाया ये, तो इसका मतलब जिसमें ये हिंट मिल जाए आपको, ये या ये वाली हिंट मिल जाए, इन दोनों में से कोई भी हिंट मिल जाए तो समझ जाना एसएचएम, और एसएचएम है तो अब आप एसएचएम का कोई भी फॉर्मूला उठा सकते हो। तो जैसे हमें ये प्रूव हो गया तो एक लाइन लिख देंगे, दैट इज इट इज एसएचएम। और बेटा ये तो होना ही था, क्योंकि मैंने सारी एप्लीकेशन इसी को लेके पढ़ाई है, इसके अलावा कुछ और पढ़ेंगे तब मजा आएगा। तो कोई नहीं, इसको जब हम ये साबित हो जाता है एसएचएम, ये चीज साबित हो जाए एसएचएम है, ये मोहर है बेटा, ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड निकालने को बोलेगा, तो टाइम पीरियड √m/k होता है ऐसे एसएचएम का। याद दिला देता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे निकला था, कि जो एसएचएम होता है उनका k m⍵² होता है, जो k जिनका होता है उनका एसएचएम में k m⍵² होता है। यहां से ω² कितना हो जाएगा, k/m, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, √k/m। फिर इस ओमेगा को आप 2π/t लिख दोगे, तो उसके बाद t ये आ जाता है। तो दिस इज एसएचएम की पहली एप्लीकेशन, कि जब हॉरिजॉन्टल, ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है। अब आ जाइए एक और चीज देखना, अगली एप्लीकेशन मजेदार है। अब है बेटा दूसरी एप्लीकेशन, ये तो ध्यान रखना पहली थी कि मोशन ऑफ अ मास, हेडिंग सुन लो, लिखना भूल गया मैं, मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। अब आइए जो दूसरी एप्लीकेशन है, थोड़ी और मजेदार है, कि दूसरी एप्लीकेशन है मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू वर्टिकल स्प्रिंग, ठीक है, चलिए वर्टिकल स्प्रिंग पे, यानी अब की इसमें ना मैं थोड़े 3 फिगर बनाता हूं। चलिए ये रही हमारी स्प्रिंग, अभी मैंने इस पे कुछ अटैच ही नहीं किया है ना। अब जैसे ही मैं इस पे मास अटैच करूंगा, तो थोड़ा तो ये वैसी खुल जाएगी, देखो मास अटैच करते ही खुल जाएगी। मानते हो या नहीं मानते इस बात को? दिस इज द, मैंने एक लाइन खींची, ये लाइन इस बात को बता रही है कि पहले जब स्प्रिंग थी तो ऐसी लटकी थी, लेकिन जैसे ही मैं इसमें मास लटकाऊंगा, ये तो मास लटकाती खिंच गई, ठीक है। अच्छा इसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें mg इधर फैक्टर है, देखो mg, और लेंथ इधर है, तो mg उसे खींच नहीं पाया। कौन खींच पाया, दबा पाया? आपकी एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान रखना, तो इसमें पहला चुल्लू तो mg से लटकाने से होगी। होपफुली कि आप अंतर समझ रहे होगे
इसमें क्यों नहीं mg का रोल आया? क्योंकि mg 90 डिग्री पर था, उसका कोई भी कंपोनेंट इधर या इधर है ही नहीं। mg का कोई भी कंपोनेंट ना इधर एक्टिवेटेड है। लेकिन जैसे ही, अच्छा हाँ, स्प्रिंग को हम मासलेस मानेंगे, ध्यान रखना। यानी जब हमने खाली स्प्रिंग लटकाई है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि स्प्रिंग अपने वजन से कुछ भी नहीं खींची होगी। हालांकि ये थोड़ा बदतमीजी लगती है, लेकिन क्या करें, फिजिक्स थोड़ा आसान तरीके से पढ़ना है फर्स्ट लेवल से, तो इतना तो एज्यूम्पशन मानना पड़ता है। स्प्रिंग को मासलेस माना है, जो भी एक्सटेंशन हुआ है वो इसमें ये हुआ है। लेकिन अभी इसने ऑसिलेट करना स्टार्ट नहीं किया होगा। देखो, ये ऑसिलेट करना पता है कब स्टार्ट करेगा? जब आप इसे खींच के छोड़ दोगे, जब आप इसे खींच के छोड़ोगे। अभी नहीं कर रहा होगा ऑसिलेट। अभी इस पे क्या लग रहा है? mg लग रहा है ना, जिसकी वजह से माना इसमें L लेंथ के एक्सटेंशन आ गए। L लेंथ का स्प्रिंग इतनी खिंच गई, तो नो डाउट इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कुछ तो आई गई, F1। अच्छा, F1 का एरो ऊपर क्यों? अब तो यूज टू हो जाओ। जिधर एक्सटेंशन होगा रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट होता है ना। एक्सटेंशन इसका नीचे की ओर हुआ है, स्प्रिंग नीचे की ओर खिंची है, तो रिस्टोरिंग फोर्स चाहेगा तो सही ना ऊपर। लेकिन जब तक mg टिका रहेगा इसमें, वो नहीं अपनी ओरिजिनल पोजीशन अटेन कर पाएगी। अब यही इसकी मीन पोजीशन है, यही है। अब इसको यहीं पे संतुष्ट रहना पड़ेगा। हाँ, इसमें जो F1 है, बताना बेटा, जैसे जब किसी स्प्रिंग को खींचते हो या दबाते हो तो उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो माइनस के एक्स होती है। तो इसमें जो F1 है, मैं ये भी बता दूंगा F1 नाम क्यों दिया है, वो माइनस के एक्स का रोल L प्ले कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ वेक्टर भी यूज कर सकते हो, पर वन डायमेंशन में वेक्टर लगाओ मत लगाओ, वन डायमेंशन में, ठीक है, ये आपको ध्यान होगा। वन डायमेंशन वेक्टर लगाओ मत लगाओ। चलो, मैंने लगा दिया। अब बताइए समझ में आया नहीं आया? पहली लाइन इस फिगर को देख के बताइए, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस के एल होगी। लेकिन सिस्टम अभी ऑसिलेट नहीं कर रहा। सिस्टम पता है कब ऑसिलेट करेगा? सिस्टम करेगा अब यदि मैं इसमें, ये देखिए ये कैसे हो गया? जादू से? नहीं, जादू से नहीं हुआ। इसमें mg तो लग ही रहा है। मैंने इस पे अपनी एक F एक्सटर्नल और ऐड कर दी, यानी यदि मैं इस वजन को साथ अपनी थोड़ा सा और ऐड कर दूं, जिसे बाद में हटा दूंगा। जैसे मैंने यहां से, ये सिस्टम कब स्टार्ट कर रहा था ऑसिलेट करना? जब ये हटाई गई, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी सिस्टम इज अलाउड टू ऑसिलेट ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब बताइए, अभी तो सिस्टम में mg भी है नीचे की ओर, आपने पकड़ के खींच भी दिया है, तो अब सिस्टम ओवरऑल स्प्रिंग कितनी खींच गई? L तो इतनी खींची हुई थी, माना x और खींच गई। L तो ये थी x और चुल कर दी। तो अब सिस्टम में F2, ये रिस्टोरिंग फोर्स F2 हो गई, इसलिए मैंने F1 वहां लिखा, F2 यहां लिखा। अब ये जो इस फिगर में F2 होगी, इस वाले फिगर में जो F2 होगी वो होगी माइनस के L प्लस एक्स। मुझे लगता है कि इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितना खिंच गई भाई, L प्लस एक्स खिंच गई। यदि मैं आपको ये वाला फिगर नहीं दिखाता, ये वाला फिगर दिखाता इसके और इसके कंपैरिजन में दिखाता, पहला और ये तीसरा, तो स्प्रिंग L प्लस एक्स खिंच चुकी है। तो अब इस सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स ये होगी। अब सुनिए, जैसे ये अभी ऑसिलेट नहीं कर रहा, जब तक आप इसे नहीं हटाओगे, इसको गोली नहीं मारोगे, वैसे ही जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं हटाओगे, जब तक सिस्टम में ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं होंगे। अच्छा, आप ये देखिए कि इस सिस्टम पे यदि ये हटा दी जाए, तो कौन कौन सी फोर्सेस जीवित है? इसमें तो यही जीवित थी और यही माइनस के एक्स के प्रोपोर्शनल थी। अब इसमें यदि मैं इसे हटाऊंगा तो दो फोर्स जीवित रहेंगी, एक F2 और एक mg रहेगी ना। इसमें mg नहीं थी क्योंकि mg का कोई इफेक्ट नहीं था। तो अब इसे देखते हैं, जब आप नोट्स पढ़ोगे तो एक लाइन मिलेगी तमीज से। अच्छा, एक मिनट और, ये जो पहला फिगर है, एक मिनट, पहला फिगर दोबारा बनाते हैं ना। पहले वाले में ये जो F1 है वो माइनस के एल है, मानते हैं, और इस वाले फिगर में F2 माइनस के एल प्लस एक्स है, मैंने इधर लिख दिया है ना। इस फिगर में एक चीज और, इस सिस्टम पर नेट फोर्स कितनी है? 0 है ना। इस वाले में बताना, mg लटका के, क्योंकि ना ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स के नाम पर इसमें दो फोर्सों का वेक्टर सम कर सकते हो, एक F1 और एक mg वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो F1 है वो माइनस mg वेक्टर हो गया, और F1 की वैल्यू कितनी है? माइनस के एल वेक्टर इक्वल टू माइनस mg। इसका मतलब, अच्छा यहाँ माइनस नहीं है, इसका क्या मतलब है? यहाँ कि L और G एक ही दिशा में, चेक करना। हाँ यार, L नीचे था और G भी नीचे है, और केवल मैग्नीट्यूड खेलना हो, आप KL इक्वल टू mg भी लिख सकते हो।
मैग्नीट्यूड में। इसको समझिए बेटा, इस फिगर को समझिए। इस सिस्टम पे ये फोर्स जरूर है, पर ये सिस्टम ऑसिलेट नहीं कर रहा, ना ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, हिल ही नहीं रहा। तो जब किसी सिस्टम पे, जैसे ध्यान करो, T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए लिख देते थे, एम जी माइनस टी एम ए लिख देते थे, पर ये तो कहीं जा ही नहीं रहा ना। तो इसका मतलब इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि F1 का मैग्नीट्यूड mg के बराबर है। तो यहां से ये याद रखना कि KL mg के बराबर है। अब ये वाले फिगर में जब तक ये लगा हुआ है तो तीनों फोर्सों का सम 0 होगा। जब तक ये तीनों लगी होंगी तब तक तो ये भी नहीं नाचेगा। हाँ, यदि आप इसे गोली मार दोगे, जैसे जब तक ये लगा हुआ है यहाँ, जब तक ये लगा हुआ है, जब तक तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 ही रहनी है, इसमें भी रहनी है। लेकिन जब आप इसे हटा दोगे तब तो नहीं रहेगी ना 0, तब तो सिर्फ ये रह जाएगी। हाँ, और ये इतनी होगी, ये कराएगा ऑसिलेट। तो अभी तो इस पे भी 0 है। लेकिन अब एक सेंटेंस सुनोगे मेरे नोट्स में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, या व्हेन एफ एक्सटर्नल इज रिमूव्ड, तब बताइए सिस्टम पर कौन सी दो फोर्स रह जाएंगी, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। तो उस केस में एक सेंटेंस मिलेगा आपको कि व्हेन let us calculate net force in figure 3, फिगर 3 दिख रहा है ना, नेट फोर्स। तो लेकिन अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। लेट अस कैलकुलेट नेट फोर्स इन फिगर 3 व्हेन एफ एक्सटर्नल इज रिमूव्ड। उस समय देखते हैं उस सिस्टम पर कितनी नेट फोर्स है। तो बताना सिस्टम पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, बताओ। रिजल्टेंट फोर्स, जो फोर्सेस है उनका वेक्टर सम कर दीजिए। देखो, तो अब इस सिस्टम पर एक F2 रह जाएगी और एक mg रह जाएगी। मैंने उनका वेक्टर सम कर दिया। क्या है ये? रिजल्टेंट फोर्स। अब इस सेंटेंस में आप ये नहीं कह सकते सर इसने क्यों नहीं शामिल किया, कर दो शामिल, यदि ये कर दो। लेकिन ये उस समय है जो फिगर में दिख रहा है। मैंने ऊपर सेंटेंस क्या लिखा है, जब ये रिमूव कर देंगे तब तो सिर्फ इतनी रह जाएगी ना, और जब तक ये है इसके सम में तब तो ये सम 0 आने वाला है। लेकिन जब ये इसे हटा दोगे तब देखते हैं कितना आने वाला है। बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, आया है या नहीं आया, ये वाली बात की सेंटेंस के साथ पढ़ेंगे तो समझना है कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड लेट अस कैलकुलेट नेट फोर्स इन दैट सिचुएशन। अब बताइए F2 की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, -KL -KX, और mg वेक्टर की वैल्यू कितनी है, KL वेक्टर, mg वेक्टर को KL वेक्टर। तो आपने एक चीज देखी इंटरेस्टिंग, फोर्स सिस्टम पर जो नेट फोर्स बच पा रही है, नेट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, वो -KX ही रह गई है। अरे अब क्या चाहिए, हाथ कंगन को फारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, मिल गई आपको पहचान। ये तो ऐसे चैम है। इसका मतलब वर्टिकल स्प्रिंग के केस में भी सिस्टम एसएचएम ही ऑसिलेट करेगा यदि उसको एक्स डिस्टेंस खींच के छोड़ दोगे तो। उस सिस्टम में जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटाते हो तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स रह जाती है वो उतनी ही रह जाती है। इज इट ओके? ये तो आप चाहे इसे आप खाली एफ भी लिख सकते हो। वही है मैंने बोला ना, रिस्टोरिंग, जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स होगी उसको हम खाली एफ लिखेंगे। ओके, चलो आपकी इच्छा है एफ आर लिखो, आप एफ आर से कंटिन्यू करना चाहते हो, एफ आर कंटिन्यू, रिजल्टेंट फोर्स। अब हमें और क्या चाहिए, वो कहना है एसएचएम। अब जब ये एसएचएम है तो नाउ यू आर फ्री, यानी क्या देख लिया आपने, एक माइनस देख लिया और एक्स की पावर 1 देख ली, ठीक है। तो आपने दैट इज इट इज एसएचएम, इट इज एसएचएम। और जो एसएचएम होता है उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए फ्री हो। एक बार एसएचएम तो साबित हो तब हम उसका ऑसिलेटिंग टाइम पीरियड वो पूछेगा हमसे, ये लगा देंगे जैसे इसमें लगाया था। तो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, वर्टिकल स्प्रिंग में सेम फॉर्मूला आपको यूज कर सकते हो, T बराबर 2π√m/k। हाँ, इस केस में आप एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला और यूज कर सकते हो इसमें, क्योंकि देखो ये इक्वेशन जो थी ये वाली, वो यहां तो बनी नहीं थी, केवल और mg का कोई लफड़ा यहां तो था ही नहीं, यहां तो है। तो आप सुनिए, यदि ऊपर नीचे देखना, मैं इसमें एक चुल करूंगा, वो कैसे भी कर सकते हो, √m/k। मैंने ऊपर नीचे g का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे g का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस mg को मैं kl लिख दूं, इस mg को मिटा के kl लिख दिया है ना। अब k से k कट गया तो t बराबर 2π√L/g। लेकिन ये फॉर्मूला केवल यहां यूज कर सकते हो, यहां नहीं यूज कर सकते।
यानी इस केस को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है कि मेरा ये फॉर्मूला तो है ही है, लेकिन हम इसे भी यूज कर सकते हैं। आइए एक चीज मैं इसमें एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूं, जो वैसे 99% आपके एकेडमी में नहीं पूछी जाएगी, पर वो मैंने पहले पूछी जाती थी, नोट्स पहले के हैं। तुम्हें परेशान हो जाओगे कि सर ने एक कराया तो है नहीं, नोट्स में है। तो चलिए, अब है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन देखिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सबसे पहला देखिए, फटाफट कराऊंगा, आसान है। यदि ऐसे करके दो मतलब ये कोई मास ब्लॉक है, थोड़ा बड़ा कर दिया, ये दो स्प्रिंग से अटैच है, और ये स्प्रिंग अलग अलग नेचर की हो सकती है ना, कोई ज्यादा स्टिफ कोई कम स्टिफ, है ना, ये दो स्प्रिंग है। अब ये कोई ब्लॉक लटका हुआ है, अब इसमें क्या फॉर्मूला लगना है, इसमें भी लगेगा फॉर्मूला, तो यही लगेगा T बराबर 2π√m/k। लेकिन प्रॉब्लम ये है, m हम m रख देंगे, k क्या रखेंगे, क्योंकि k तो इनका अलग अलग होगा, एक का k1 होगा, एक का k2 होगा। लिख देता हूं भाई, एक स्प्रिंग का कुछ और हो सकता है, इसका कुछ और हो सकता है, और चलो सेम भी हो गया, तो फिर 2k रखना है, क्या रखना है, तो फिर इसको स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, यदि मैं इस मास ब्लॉक को थोड़ा खींच दूं, देखना इतना खींच दिया, तो ये दोनों स्प्रिंग भले ही अलग अलग के की हो, लेकिन यदि इसको मैं खींचूंगा तो भले ही इनका के अलग अलग हो, खिंची तो एक जैसी ना, दोनों खिंची तो एक जैसी। यदि किसी एक ही ब्लॉक से अटैच है तो बोलो, इसको खींचा तो खिंचेंगी दोनों एक्स, यानी एक्सटेंशन तो दोनों में एक्स ही आने वाले हैं। तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स आई F1, मानो ये नहीं, हमने इसे K1 माना तो इसको F1 मानते चलिए। इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स आई और इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स आई F2, तो बताइए इसको देख के जो रिस्टोरिंग फोर्स F1 होगी वो होगी -K1x, और जो रिस्टोरिंग फोर्स 2 होगी वो होगी -K2x। x पर 1 2 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो दोनों में सेम है। देखना ये कैच हुआ है नहीं हुआ, जल्दी बोलो। कि यदि किसी इस तरीके के कॉम्बिनेशन को खींचोगे तो खिंचेंगी तो वो एक सी ना, ऐसा कैसे हो सकता है, यदि बंधी हुई है तो एक कम एक ज्यादा खिंच जाए, तो क्या होगा, भले ही उनका के अलग अलग है लेकिन एक्स तो सेम होगा, दोनों में रिस्टोरिंग फोर्स। अब आप बताइए इस सिस्टम पर जो नेट रिस्टोर, अच्छा इसमें हम सीख चुके थे ये वाली लाइन से कि सिस्टम में mg भले ही होता है, लेकिन सिस्टम में mg होता जरूर है, लेकिन सिस्टम में जो नेट फोर्स आती है वो आती -kx ही है। जितना तुम एक्स्ट्रा खींचते हो, mg लटकने की सीध देखिए, उसके बाद तुम जितना खींचते हो उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स जीवित रह जाती है। ठीक, तो अब बताइए ये F1 भी ऊपर होगा, ये F2 भी ऊपर ही होगा, दोनों ही। तो इसका मतलब इस सिस्टम पर रिस्टोरिंग फोर्स और इस पे दोनों पे एक ही दिशा में लग रही है, तो जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स हुई उसके लिए आप F1 और F2 को जोड़ दोगे, और F1 F2 जोड़ोगे तो गौर से देखो K1 + K2x। ये समझ में आया या नहीं आया? यदि अच्छा जोड़े क्यों है, क्योंकि दोनों ही एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में इसलिए जुड़ गए वो दोनों। तो इसका मतलब ये स्प्रिंग भी इसे खींचना चाहती है, ये भी खींचना चाहती है, दोनों ही ऊपर, दोनों को जोड़ दिया। अब देखने वाले की नजर चाहिए, बताइए के की जगह क्या आ रहा है। प्रॉब्लम यही थी ना कि हम T बराबर 2π√m/k रखेंगे, तो के किसका रखें, किसका रखें, तो ये है वो के। मतलब एक फिगर और आपको नोट्स मिलेगा कि ये काश ये फिगर ऐसे होता, काश ये फिगर एक सिंगल स्प्रिंग में होता तो हमारे लिए सवाल आसान होता कि नहीं, है ना। तो जैसे 10th में आप दो रेजिस्टेंसों को मिला के एक कर देते थे तो आप उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते थे, है ना। तो इमेजिन करो हम यही प्लान कर रहे हैं, काश ये सवाल ऐसा ना हो कि ऐसा होता तो कितना आसान होता। लेकिन फिर इस स्प्रिंग का के क्या रखें, इस के को बोल दिया के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट। तो इसको आप के इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, -k इक्विवेलेंट x। तो यानी जो T बराबर 2π√m/k का फॉर्मूला लगेगा, उस k की जगह k इक्विवेलेंट डालना है, और इस सिनारियो में तो K1 + K2 डन। आप इसमें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा इस फिगर को ध्यान रखना है ना, इसको क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ये याद रखना कि KL और mg बराबर है, ये याद रखोगे ना, या ये याद रखना F1 और mg बराबर है मैग्नीट्यूड में। देखो ये याद रखना, चलो F1 - mg यानी सिस्टम पर स्प्रिंग पर नेट रिस्टोरिंग फोर्स या जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो उतनी आई जितना आपने mg लटकाया इस वाले में, है ना। जब
अब देखिए, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पे इसी को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ये कंपटीशन में तो ठीक पूछा जाएगा, लेकिन एकेडमी में इतना नहीं पूछते। लेकिन ये नोट्स पुराने हैं, उसमें है। अच्छा, एक और चीज, यदि ये मास दो स्प्रिंग से ऐसे अटैच हो तो ये के लगाना है, ये वाला के इक्विवेलेंट कितना निकला है हमारा, K1 प्लस K2। लेकिन यदि ये ऐसे भी अटैच हो तो भी यही फॉर्मूला लगाना है। देखना, ये स्प्रिंग, इस पे एक मास अटैच कर दिया और एक स्प्रिंग ऐसे, दिख रहा है फिगर? ठीक, दोनों स्प्रिंग अलग अलग नेचर की हो सकती है, K1 K2। अब देखना, यदि मान लो मैं इस स्प्रिंग को ऊपर या नीचे, चलो नीचे ले जाता हूं, ऊपर ले जाता हूं, बहुत बार नीचे ले गया, इसको ऊपर ले जाता हूं, x डिस्टेंस है ना। सिर्फ नॉर्मल बुद्धि लगानी है, इसको अपने हाथ से ले गया, अपने हाथ तो नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा बताना, ऊपर वाली, माना इसको, एक मिनट, बताना, माना इस लाइन से x डिस्टेंस ऊपर ले गया, ऊपर 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 मीन पोजीशन दे, तो ऊपर वाली स्प्रिंग तो x डिस्टेंस कंप्रेस होनी पड़ेगी उसे। यदि इसको पकड़ के ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर वाली स्प्रिंग को x कंप्रेस होना पड़ेगा और नीचे वाली स्प्रिंग को x एक्सटेंड होना पड़ेगा। अब अर्जुन बन जाइए, सिर्फ ऊपर वाली स्प्रिंग को देखना, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आप बताइए, ऊपर आएंगे नीचे आएंगे। इस वाले को, ये रहा ब्लॉक, और ऐसे समझो कि ये और ये फिगर देख रहे हो और आपने ऐसे दबा दिया। बताइए ऊपर वाली स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स किधर आएंगे, ऊपर या नीचे? जल्दी बताइए, ऊपर या नीचे, जल्दी। और हिंट दे देता हूं, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जिधर स्प्रिंग में चुल्ल करोगे उसके अपोजिट आते हैं। किसी ने नहीं बताया, सब सो रहे हैं। नीचे आएंगे, देर हो गई लेकिन भूमिका, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स नीचे आएंगे, बिल्कुल ठीक, F1। क्योंकि इस स्प्रिंग को गौर से देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है तो रिस्टोरिंग फोर्स नीचे आएंगे, और इसकी रिस्टोरिंग फोर्स होगी -K1x। माइनस का मतलब होता है ये ऊपर तो ये नीचे। और अब अर्जुन बन जाओ, ऊपर वाला मत देखना, यहां से लेके यहां तक देखिए। यदि आप इसको नॉर्मल पोजीशन से ऊपर खींच चुके हो, यानी ये स्प्रिंग ऊपर खींच चुकी है, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स इसमें भी नीचे ही आएंगे, F2, वो भी -K2x होगा। और x दोनों में सेम क्यों? क्योंकि इसमें तो एक छोटा बच्चा ही बता देगा, यदि मैं इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाता हूं तो ऊपर वाली स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर दबी, नीचे वाली 2 सेंटीमीटर खिंची। अब गौर से देखो इन दोनों एरो को, ये वाला एरो इस ब्लॉक को नीचे दबाना चाहता है और ये वाला एरो भी इसको इस मीन पोजीशन की ओर लाना चाहता है, ये भी इसको इधर लाना चाहता है, ये भी, तो इसमें भी तो जुड़ेंगी ना। तो यानी यही फिजिक्स इसमें लगी, खत्म। जैसे इसमें दोनों फोर्स ऊपर थी, दोनों एक ही दिशा में थी, जुड़ गई। इसमें भी तो दोनों फोर्स एक ही दिशा में है, इस ब्लॉक पे बेचारे पे दोनों ही उसको एक ही जैसा तैसी कर रही है। तो ये हो गया हमारे पास, है ना। अब इस पर एक सवाल इसका तो है, फिर भी मैं दिखा देता हूं, वो सॉल्व एग्जाम्पल में है। सॉल्व एग्जाम्पल में खुल जा सिम एग्जाम्पल 14.6। अब वो अपने आप कर लेना, हो जाएगा बेटा, बिलीव मी, यदि आप अपने आप पे भरोसा करते हो तो एग्जाम्पल 14.6 हो जाएगा। अच्छा, उसमें क्या दे रखा है, दोनों के के बराबर है। मैं हिंट, आंसर हिंट, दोनों के के बराबर है, तो दोनों के के बराबर है तो k प्लस के 2k, यहाँ 2k आ जाएगा। आप चाहो तो आंसर देख सकते हो, है ना, खत्म कहानी। एग्जाम्पल। और एक और तरीके से स्प्रिंग कनेक्ट की जाती है, इसे मैं मिटा रहा हूं मैं, एक और तरीके से, उसे सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं, और इन दोनों कॉम्बिनेशन को पैरेलल बोलते हैं। अब है बेटा सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा सीरीज ग्रुपिंग या सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या करना है हमको, कि माना ये स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये रही और एक स्प्रिंग थोड़ा सा मैंने डंडा ये रही, ओके, ये रही, दोनों का स्प्रिंग का कांस्टेंट अलग अलग है, K1 K2। एक हल्की और एक भारी स्प्रिंग हो सकती है, मतलब वजन में नहीं, स्टिफनेस में अलग अलग हो सकती है। अब यदि मैं इसे खींचता हूं तो अब गारंटी नहीं है बेटा। किस बात की गारंटी नहीं है, सोचो मैं क्या कह रहा हूं, किस बात अब गारंटी नहीं है, तो किस चीज की गारंटी अब नहीं हो सकती? सोचो किस चीज की, कि दोनों एक जैसा ही खींचेंगी। हाँ बिल्कुल ठीक भूमिका,
कि कौन कितना खींचेगा। अब तो नहीं कह सकते ना, जब हाँ स्प्रिंग एक जैसी हो तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो लेके नहीं चल रहा हूं ना स्प्रिंग, मे बी पॉसिबल। तो अब सुनिए, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएंगे K1 X1, यदि हम ये एज्यूम कर ले ये X1 खींचती है, और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएंगे K2 X2। ये चलो वेक्टर नहीं लगा रहा, आप आदत पड़ गई होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वन डायमेंशन में लगाओ मत लगाओ वेक्टर। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि अब एक में रिस्टोरिंग फोर्स आएंगे -K1 X1, एक में आएंगे -K2 X2। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, सुनेंगे, ये तो समझ में आ जाता है। क्योंकि इमेजिन हम ये मानते हैं कि स्प्रिंग में कोई मास नहीं है खुद का, स्प्रिंग में खुद का कोई मास नहीं है स्प्रिंग में, तो इसका मतलब इस ऊपर वाली स्प्रिंग में भी यही वजन लगता है और इस वाली स्प्रिंग में भी यही वजन लगता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी इस F1 को किसे रजिस्ट करना है, mg को। ये वाली फोर्स किसके इक्वल अपोजिट है अभी, mg के, और ये वाली फोर्स किसके इक्वल अपोजिट है, mg के। आप ऐसे समझिए, इस ऊपर वाली स्प्रिंग पे सिर्फ mg, देखो जब मैंने तभी कहा था ये सिंगल स्प्रिंग थी और केवल वजन लटका था, ठीक है, और सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स आ गई थी F1। तो आपने क्या देखा था, F1 हमारा -mg था, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा, F1 -mg था उस वाले फिगर में, जब सेकंड वाला फिगर जो था है ना, जिसमें 3 फिगर बनाए थे, ये सेकंड वाला फिगर F1। अब मुझे बताइए, ये F1 पे यदि ये फिजिक्स लगाएं तो इसमें F1 -mg होगा या नहीं होगा, ये बताइए। इसका F1 जिसमें आपको ये वाला वजन मानना ही नहीं है, सिर्फ ये वाला वजन मानना है, आप ये मानना है कि इस पे यही लटक रहा है, और ये जो F2 है उस पर भी -mg ही लग रहा है। तो इन शॉर्ट क्या समझ में आ गया आपको, ये दोनों F1 F2 कहने को नाम डालना पड़ रहा है, लेकिन जो ये फिजिक्स हम अप्लाई करेंगे तो पाएंगे रिस्टोरिंग फोर्स दोनों में सेम डेवलप हुई, तो इसे F इसे F ही बोलिए। ठीक है, अब सुनिए, अब मुद्दा वही कि T बराबर 2π√m/k, ये बराबर हो गई इसलिए मैंने FF लिख दिया, तो T बराबर 2π√m/k लगाएंगे हम, लेकिन दिक्कत वही कि अब K क्या लगाए, K1 लगाने हैं K2। मन में तो ये काश ये एक सिंगल स्प्रिंग होती, एक सिंगल स्प्रिंग होती तो हमारे लिए दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर उस सिंगल स्प्रिंग का कुछ तो K होता, वो क्या रखें। तो देखिए, इस वाले सिनेरियो में जो टोटल एक्सटेंशन आए हैं वो X1 + X2 आए हैं या नहीं आए, मतलब ये स्प्रिंग यदि हम इन दोनों को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दें और हम चाहें कि इसका खींच के छोड़ने के बाद वही टाइम पीरियड आए और इसका भी वही आए, तो इसका K क्या होगा। तो बताना, ये स्प्रिंग का जो टोटल एक्सटेंशन है वो इसका प्लस इसका एक्सटेंशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब मैंने वही मास लटका दिया, सब कुछ वही कर दिया। अच्छा, जब इसको x खींच दूंगा तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितने आएंगे, -kx, इसके जो रिस्टोरिंग फोर्स आएंगे -kx। यदि मैं इन दोनों स्प्रिंग को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करूं तो उतना ही खींचना है जितना ये दोनों मिलकर खींचे थे, तो इसका K इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब यहां से x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू आई -f/k इक्विवेलेंट, देख लो करके। x1 की वैल्यू यहां से निकालो, k1 को इधर ले जाओ, माइनस को भी ले जाओ, -f/k1 प्लस -f/k2 -f कट जाएगा, केवल 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा k1 k2 k1 प्लस k2। मतलब कुछ याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, जब आपने 10th में रेजिस्टेंसेस के फॉर्मूले पढ़े थे, वहां जो सीरीज में था वो यहाँ पैरेलल में आ रहा है, वहां जो पैरेलल में था वो यहाँ सीरीज में आ रहा है, क्योंकि ध्यान करो पैरेलल ग्रुपिंग में 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 आ रहा है, यहाँ ये सीरीज में आ रहा है। मैंने थोड़ा इसको जल्दी इसलिए खींचा है क्योंकि ज्यादा एकेडमी में काम का नहीं है, वीडियो आपके पास हमेशा रहेगी। कभी कभी होता है कि पहले फ्लो में कम समझ में आया, दोबारा देख लेना, पक्का आएगा। ठीक है, अब आते हैं जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन ये पूछी जाने वाली है, सिंपल पेंडुलम। 99% ये आती है, ठीक है, तो उस पर टाइम देंगे ना। तो अब तीसरी एप्लीकेशन देखो, पहली कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, दूसरी कौन सी होगी, वर्टिकल स्प्रिंग, तीसरी की कोई सी नहीं, बाकी तो केस हुए थे कॉम्बिनेशन के। अब आती है तीसरी एप्लीकेशन, है ना, मोशन ऑफ या पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम, एक्चुअली पेंडुलम नहीं, सिंपल पेंडुलम।
अब सिंपल पेंडुलम एक आइडियल कंडीशन होती है, पहले सुन लीजिए, सिंपल पेंडुलम एक आइडियल टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस के लिए एग्जैक्टली लगती है, रियल गैस में आप लगाओगे तो थोड़ी बहुत एरर आएगी। तो हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो एक आइडियल फॉर्मूला है, जब हम उसे लैब में लगाते हैं तो थोड़ी बहुत एरर आती है, क्योंकि आइडियल पेंडुलम की दो शर्तें हैं। एक तो ये जो मतलब दो तीन शर्तें हैं, ये धागा जिसको हम लटकाएंगे, जिसको धागा लटकाएंगे ये मास लेस और इनइलास्टिक होना चाहिए। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई धागा है नहीं ना, ऐसा कोई धागा है ही नहीं कि मास लेस भी हो, है ना, और इनइलास्टिक भी हो। तो लेकिन थ्योरी के लिए अज्यूम करेंगे कि एक मास लेस और इनइलास्टिक धागा, दूसरा पॉइंट मास हो बस। सोच रहे हो पॉइंट मास अटैच हो, कहां से लाएंगे पॉइंट मास, कहां से लाएंगे पॉइंट मास? हम जो यूज कर पाते हैं थोड़ा वो एक डेंसिटी लगा के, थोड़ा एक ठीक ठाक डेंसिटी की बॉब लटका पाते हैं, तो इसलिए बॉब पतली से पतली कोशिश करते हैं हम, लेकिन ज्यादा पतली करेंगे तो वजन नहीं आएगा उसमें। लेकिन आइडियल पेंडुलम की कंडीशन तो यही है, सिंपल पेंडुलम की, ना तो हमें एक्चुअल में धागा मास लेस इनइलास्टिक मिलेगा, ना ही हमें पॉइंट मास मिलेगा, थोड़ा सा तो साइज होगा उसका। ठीक, चलिए तो जो है उसी को लेके बढ़ते हैं कि मान लो ये मेरे पास पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम है, इसको मैंने मामूली सा चुल्ल करना है, मामूली सा, ज्यादा चुल्ल करने वाला फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा बहुत मामूली सा एंगल, देखो इस फिगर में ये क्लॉकवाइज थीटा, यदि मैं इधर ले जाता हूं तो जो डिस्प्लेसमेंट, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो थीटा हुआ, तो ये इमेजिन करना बहुत मामूली सा है। ओके, अब सुनिए, इस पर इस समय कौन कौन सी फोर्सेस एक्टिवेटेड है? एक तो mg, अच्छा ये माना लिटिल बिट कि ये x डिस्टेंस, चलो मैं बिना x के समझाता हूं, ये रहा mg, और सबको पता है टेंशन, ऐसे अलोंग टेंशन ये लगती है T, ओके, ये रही T और mg, ये दो फोर्स लग रही है। चलो टॉर्क से कराते हैं इसको, है ना, ताकि आपको एंगुलर एसएचएम उससे भी कराते हैं, यानी एक्स से भी कर सकते हैं कुछ में, मैं दोनों से समय मिला दोनों से करा दूंगा, ठीक है। अब इस पे दो ही फोर्स लग रही है, एमजी और टी। अब आप एक बार बताना कहां गया पेंडुलम, ये था हमारा पेंडुलम। यदि आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा खिसकाऊंगा, बस थोड़ा सा खिसका के छोड़ूंगा, तो सुनना, मैं तो इस पे यूं टॉर्क लगा रहा हूं, टॉर्क ही तो है ये, और मेरे हाथ छोड़ने के बाद इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क है, तभी तो लौट के आया। रिस्टोरिंग टॉर्क है, एविडेंस मिल गए कि नहीं मिल गए, है ना। मैं एविडेंस दे देता हूं कि देखिए क्या एक्चुअली क्या होता है, जब आप इसको खिसकाते हो तो मुझे एक एफ एक्सटर्नल लगानी पड़ी ना, एक्सटर्नल फोर्स, जादू से थोड़ी नहीं गया वो इधर, तो दिस एफ एक्सटर्नल विल एक्ट एज अ सप्लाई फॉर द एक्सटर्नल टॉर्क। लेकिन ये जो टी है और ये जो mg है, इस mg ये थीटा है, इस mg के कंपोनेंट तोड़ो, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है mg sin थीटा, और ये mg cos थीटा, ये t और ये mg cos थीटा। तो देखना बेटा, t और mg cos थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन mg sin थीटा को तो कैंसिल करने वाला कोई नहीं है ना। आप कहोगे वो है तो सही, हाँ जब तक वो है जब तक तो ये भी नहीं, जैसे जब तक एक्सटर्नल फोर्स है जब तक तो ये इधर नहीं जाएगा। लेकिन सोचो वो कौन सी फोर्स थी, जैसे ही मैंने एफ एक्सटर्नल हटाया तो वो इधर जाने लगा, वो mg sin थीटा थी। आया समझ में भाई, वो कौन सी फोर्स थी जिसकी वजह से मेरे एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद सिस्टम ऐसे आया। तो समझ गए, एफ एक्सटर्नल ने इस थीटा को ऐसे प्रोड्यूस किया। लेकिन यदि मैं इसको हटा दूंगा, मैंने पास्ट में जितने भी एसएचएम पढ़े हैं वो तब ही चालू हुए जब एक्सटर्नल फोर्स हटी है। तो पता ना, एफ एक्सटर्नल की मदद से आपने ये थीटा ऐसे क्रिएट किया है, ये कैसा है क्लॉकवाइज। लेकिन mg sin थीटा तो इसको ऐसे लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। बताना ये फिगर समझ में आ गया या नहीं आ गया, जल्दी बोलो, अच्छे बच्चों से बात कर रहा हूं मैं, ये समझ में आया या नहीं आया? ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा शायद ये सस्ता लगे आपको, है ना। आपको ये बारीकियां समझ में तो आनी चाहिए ना, कौन उसको वापस ला रहा है। चलिए, लेकिन मैं इसको केवल टॉर्क से कराते नहीं कर रहे, कंपोनेंट तोड़ रहे। अब सुनना, इसकी लेंथ एल है, ओ है, और हम इसको पॉइंट मास मान रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो mr² फॉर्मूला होता था
आर का रोल एल प्ले कर रहा है। तो पहले तो बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉब का एम एल स्क्वायर होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर। ये था पॉइंट मास, या यहां देख लो ये लेंथ एल है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ओ, इस ओ के रेस्पेक्ट एल लेंथ पे मास, तो एम एल स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब इसका टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला देखिए, इस पे दो फोर्स है, इस समय दो फोर्स है टी और एम जी। टी कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा, किसी को लाइन याद हो तो, ये जो टी है टेंशन, इससे कोई टॉर्क नहीं आएगा। ओके अबाउट सिंपल लाइन बोलता हूं याद आ जाए तो, जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे वो कभी टॉर्क में कंट्रीब्यूट, नो डाउट जो रोटेशनल मोशन में नहीं थे उन्हें शायद ये दिक्कत आ रही हो, लेकिन क्या जो रोटेशनल मोशन में थे उस समय उनको ये लाइन कुछ कुछ याद आ रही है कि जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, देखो इस एरो को आगे बढ़ाओ, इस एरो को आगे बढ़ाओ, इस एरो को तो ओ से पास करेगा, केवल भूमिका को याद आ रही है। जिस फोर्स का लाइन ऑफ, एक हर्ष को भी याद आ रही है, चलो, जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन से पास करता है वो कभी टॉर्क नहीं जनरेट कर पाती। अब टॉर्क के नाम पर सिर्फ एक ही फोर्स बची एम जी, तो कितना टॉर्क जनरेट करेगी ये आपको ध्यान है, आर एफ साइन थीटा एक फॉर्मूला होता था, आर एफ साइन थीटा है ना, आर क्रॉस एफ आर एफ साइन थीटा। आर माने कि वो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे लग रही है, कितनी डिस्टेंस पे लग रही है एल, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है एम जी, और एल और एम जी के, आर और एफ के बीच का फोर्स। तो देखो एक मिनट, यदि मैं इस एल का एरो आगे बढ़ाऊं एल लेंथ का या आर वेक्टर का, तो ये थीटा आर वेक्टर, देखो ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, आर वेक्टर और एमजी के बीच का एंगल थीटा ही है। समझ में आया ये चीज? अब इसमें एक चीज आपको माइनस खुद लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम देखिए रीजन है, क्योंकि हम रिस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। गौर से देखो, रिस्टोरिंग टॉर्क इसको इधर लाना चाहते हैं, थीटा आपने ऐसे प्रोड्यूस किया है जैसे रिस्टोरिंग फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल था, डायरेक्ट लिखा था ना कि आप जिधर एक्स खींचते हो उसके अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स होता है। इसमें थीटा आपने क्लॉकवाइज प्रोड्यूस किया है, रिस्टोरिंग टॉर्क तो इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज लाना चाह रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप माइनस आ रहा है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है ना, माइनस। या एक मिनट रुको, पहले ये बताइए ये समझ में आया या नहीं आया, बाद में समझाता हूँ। टॉर्क बराबर आर की जगह एल, मैं एक और तरीके से कोशिश करूंगा, पहले इसको समझो। आर की जगह ये कितनी डिस्टेंस पे फोर्स लग रही है एल, फोर्स कितनी है एम जी, और आर और एफ के बीच का एंगल आप बताना, आर वेक्टर यदि मैं खींचता तो ऐसे खींचता ना, तो ये थीटा। हाँ, अब एक एजम्पशन कि मैं पेंडुलम को यू नहीं खींच रहा, मतलब यू बहुत हल्के एंगल पे लाके छोड़ रहा हूं, बहुत हल्के एंगल पर, बहुत मामूली एंगल पे डिस्टर्ब करके छोड़ रहा हूं, तो आपको एक मैथ की थ्योरम लगानी पड़ेगी, वो ये कि जब 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 हमारा थीटा बहुत छोटा होता है, तो आपने एक मैथ में पढ़ा होगा साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। कौन बताएगा कि ये क्या होता है बोलो, फिर मैं इसको शब्दों में कन्वर्ट करके बताऊं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है ना, ठीक। पता है इसका क्या मतलब होता है, ये टेन थीटा में भी लागू होता है। इसको यदि हम फिजिक्स वाले बायो वालों को समझाएं तो हम ऐसे नहीं समझाएंगे, हम क्या बोलेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 यानी फॉर स्मॉल थीटा, इतने हिस्से को तो ऐसे लिख देंगे कि फॉर स्मॉल थीटा, यदि थीटा मामूली हो, ये मामूली तो ये थीटा टेंड्स टू 0 यानी मामूली, तो इसे शब्दों में लिख देंगे। और इसे क्या लिख देंगे, इतने हिस्से को साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये क्यों? क्योंकि एक बार बताना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यदि 1 हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यदि 1 हो, तो ये दोनों बराबर है ना, तभी तो बना रहा है, ये दोनों बराबर है तभी तो बना रहा है। लेकिन कंडीशन अप्लाइड है बेटा इसमें, साइन थीटा इक्वल टू थीटा हर बार नहीं होगा, गलत, जब ये डायलॉग होगा तब। तो अब इस साइन थीटा को टॉर्क एल एम जी थीटा, ये माइनस का याद रखिए, माइनस क्यों आया है, क्योंकि थीटा जिधर है रिस्टोरिंग टॉर्क उसके अपोजिट है। तो अब बताइए टॉर्क इक्वल टू ये थीटा को छोड़ के ये क्या चीज है, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। तो इसका मतलब जिसमें एफ माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो या माइनस के एक्स हो वो लीनियर एसएचएम, और जिसमें टॉर्क माइनस के थीटा हो वो एंगुलर एसएचएम ना, एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम एक बार याद दिला देता हूं, यदि किसी स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दोगे तो वो 5 - 5 के बीच में कम ज्यादा होती रहेगी,
5 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ऐसे होती रहेगी। और जिसमें आप मान लो मैंने 10 डिग्री छोड़ दिया तो इसमें एंगल कम ज्यादा होता रहेगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ पे आके 0, फिर -1 -2 ऐसे करके ये होता है। तो अब बताइए लीनियर एसएचएम में के आप किससे कंपेयर कर देते थे? लीनियर एसएचएम में के आप कर देते थे एम ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर। इसमें के कंपेयर करोगे एम की जगह आ जाता है आई ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो के की जगह लिख देता हूं मैं आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। के अब के कितना है हमारा, हमने किसको के लिख दिया है तो देखते चलना है ना। अच्छा के हमने इसको के लिख दिया है तो एक काम करते हैं, तो ओमेगा या फिर एक और डायरेक्ट जब आप इसको सॉल्व करते हो मैं करा देता हूं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन आई, ओमेगा बराबर अंडर रूट के अपॉन आई, 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन आई, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के। मतलब सिंपल लीनियर एसएचएम में यहां मास आता था, एंगुलर एसएचएम में आई है। हमने ये एंगुलर एसएचएम कैसे साबित किया, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क थीटा के अपोजिट आ रहा है और इसलिए एंगुलर एसएचएम थोड़ा सा मैं समझा चुका हूं ना, ठीक। अब आप बताइए ये हो गया टी बराबर 2 पाई आई अपॉन के, यहां से टी बराबर 2 पाई आई की वैल्यू हम पहले तैयार कर बैठे थे एम एल स्क्वायर, और के की वैल्यू ये है एल एम जी, तो एक एल कट गया एक एम कट गया, टी बराबर आ रहा है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये ना सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। कोई नहीं, एक और तरीके से आप निकाल सकते हो, उधर उस फिगर को देख के भी यूज कर सकते हैं। वो क्या बताना, इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स देखो ये इसको कैंसिल कर देगी, ये इसको, और एक्सटर्नल फोर्स आप हटा दोगे। यदि ये डायलॉग बोला जाए लेट अस फाइंड आउट द दैट रिस्टोरिंग फोर्स विच विल मतलब जिसकी वजह से पेंडुलम इधर आएगा, तो आपको सिर्फ एक ही फोर्स दिखेगी माइनस एम जी साइन थीटा, और ये डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स लिटिल बिट एक्स, क्योंकि एंगल बहुत मामूली सा किया तो एक्स। इज इट ओके? अब बताना माइनस क्यों आया है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, ठीक। तो माइनस एम जी साइन थीटा को थीटा लिख दीजिए, माइनस एम जी, अब थीटा को आर्क अपॉन रेडियस लिख दीजिए, थीटा को इस थीटा को, कि बहुत मामूली एंगल है, इतना तो मैंने बड़ा करके दिखा दिया है। अब तो सोचो यदि ये थीटा छोटा होगा, अच्छा इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है कंडीशन अप्लाइड है, छोटे से एंगल के लिए यदि थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो, ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्लियर है? तो अब आप बताइए माइनस एम जी थीटा, थीटा की जगह आर्क अपॉन रेडियस एक्स अपॉन एल, तो गौर से देखिए बताना एफ माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है नहीं आ रहा, तो लीनियर एसएचएम भी बोल सकते हैं थोड़े एंगल के लिए, और क्योंकि माइनस भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, तो ये भाई साहब क्या है, ये जो मैंने इसमें डाल लिखे, तो टी बराबर 2 पाई, आप अंडर रूट एम अपॉन के लिख दीजिए, आप लीनियर एसएचएम मान लीजिए, ठीक है। तो एम की जगह एम और के की जगह क्या लिखोगे, एम जी अपॉन एल, तो एम से एम कट गया तब भी यही फॉर्मूला आया। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अप्रोच ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है। ये है टाइम पेंडुलम का, समझ में आए तो, नहीं तो रट के जाना जरूर, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आइए इस रिजल्ट का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है, इस रिजल्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। हमारा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और इतने तो आप होशियार हो, इसको पलट के फ्रीक्वेंसी भी निकाल दोगे, ठीक है। बताना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाए तो 2 पाई नहीं 1 अपॉन 2 पाई बनाना चाहो तो ये फ्रीक्वेंसी का बन जाएगा। अब देखिए आपका टाइम पीरियड किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, गौर से देखो, लेंथ पर और जी पर। लेंथ पर जो आप यूज करोगे, और जहां ये परफॉर्म कर रहे हो वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वहां की ग्रेविटी पर। इसके अलावा इस फॉर्मूले में ना तो थीटा आ रहा है ना एम आ रहा है, मतलब ना तो ये थीटा पे कंडीशन जरूर अप्लाइड है, लेकिन यदि मान लो 10 डिग्री मामूली एंगल है, 10 डिग्री को मामूली एंगल माना हुआ है, 10 डिग्री मामूली होता है, रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो बहुत मामूली होगा,
ठीक है, तो इस समय जो फॉर्मूला आएगा, अब इसको रोक लीजिए, अब इसको 9 डिग्री छोड़िए तब भी वही आएगा रिजल्ट, अब इसको छोड़ के 8 डिग्री छोड़ना तब भी इसका टाइम पीरियड वही आएगा। तो ये फॉर्मूला थीटा पे टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, टी इज इंडिपेंडेंट थीटा पर और एम पर। और इसके लिए तो मैंने एक डायलॉग भी बोला हुआ है, याद होगा, आत्मा मेरी मर गई मुझे लगती नहीं प्यास, आत्मा मेरी मर गई मुझे लगती नहीं प्यास, एंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। आया समझ में? यानी सोचो पेंडुलम के मास पर ही पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड नहीं है। ओके, अब आ जाओ एक और चीज, और क्या पूछते हैं, सोचो जहां पे ग्रेविटी 0 होगी वहां टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा। एक एक दो नंबर के सवाल, जैसे अर्थ के सेंटर पर ले जाए, अर्थ के सेंटर पर इस एक्सपेरिमेंट को करने ले जाए, इमेजिनरी अर्थ में गड्ढा खोदे, सेंटर पे ले जाए, ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अब वहां ग्रेविटी कितनी होगी, ग्रेविटी तो है ही नहीं, ग्रेविटी 0 है, तो बताना टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 0, टाइम पीरियड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये ऑसिलेट ही नहीं करेगा, मतलब जैसे आपने यूं कर दिया और घड़ी स्टार्ट कर दी, छोड़ दो वो आएगा ही नहीं नीचे, टिक 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 घड़ी चल रही है वो आ ही नहीं रहा, टिक 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 घड़ी चल रही है, तो घड़ी का टाइम पीरियड तो बढ़ता जा रहा है लेकिन वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा। ये मतलब होता है इनफाइनाइट का कि वो कर ही नहीं रहा ऑसिलेट। अच्छा, जिसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी 0, ऐसे समझ लो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड 0, कर ही नहीं रहा वो ऑसिलेट, है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हालांकि अब उसका कोई लॉजिक रह नहीं गया है। पुराने जमाने में घड़ियां जब बनती थी, घंटा घर जो होते थे, एक्चुअली पहले क्या हर जगह हर हाथ में घड़ी नहीं होती थी, इतना मतलब जब डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था, तो आपने सुने होंगे कि बड़े बड़े शहरों में घंटाघर होते थे, एक बड़ी सी घड़ी लटका देते थे, टांग देते थे, ताकि मैक्सिमम लोग उस घड़ी को देख के टाइम देख सके, बड़ी सी घड़ी लगाते थे, क्योंकि उस समय हर घर में घड़ी नहीं होती थी, है ना। अरे अब जैसे कुछ दिनों पहले हर घर में फ्रिज नहीं होता था, फिर धीमे धीमे ऑलमोस्ट हर घर में फ्रिज नेसेसिटी बन गया, है ना। अब हर घर में जैसे गाड़ी नहीं होती, तो जैसे हो सकता है देश इतना अमीर बन जाए हर घर में गाड़ी हो, तो घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो घंटा घर इसीलिए बनाए जाते थे कि सब लोग अपनी जगह पर देख के, छोटे छोटे शहर होते थे, अपना टाइम देख ले। फिर एक और चीज, तो वो जो घंटा घर होता था वो पेंडुलम बेस्ड बनाया जाता था मैकेनिज्म, उस समय सेल की घड़ियां ये सब नहीं चलती थी। आपने देखा होगा, आप दादा से पूछना, सेल की घड़ियां नहीं होती थी, सुबह उठकर चाबी भरनी पड़ती थी, उसमें चाबी भरनी पड़ती थी, स्प्रिंग होती थी, उसके बाद वो चलती थी, और रात में कभी रुक गई तो रुक गई वो, फिर सुबह उठ के चाबी भरो, टाइम सेट करो उसका घड़ी में देख के या घंटा घर में देख के कितना टाइम है। उसमें सेल नहीं होते थे, चाबी भरनी पड़ती थी, जैसे खिलौने में चाबी भरोगे तब वो चलता था, तो घड़ियों में चाबी भरनी पड़ती थी। ये बात हो सकता है आप नई पीढ़ी के हो तो आपको ये बात बहुत अजीब सी लगे, क्योंकि आपने पैदा होते ही सेल की घड़ियां देखी, लेकिन बिलीव मी चाबी भरी जाती थी, और करीब वो चाबी 24 घंटे मतलब अच्छी थोड़ी स्प्रिंग होती थी तो 48 घंटे चल जाती थी उस चाबी से। हाँ, सॉफ्ट होती थी, थोड़ी धीमे धीमे खुलती थी, वो आराम से घड़ी चलती थी। तो पेंडुलम बेस्ड भी घड़ियां होती थी घंटाघरों में, पेंडुलम बेस्ड। जैसे ही पेंडुलम देखा, पेंडुलम है ना, आजकल जो पेंडुलम आते हैं वो तो नकली आते हैं, वो तो सेल से खुद चलते हैं। आजकल जो पेंडुलम वाली घड़ी है ना, वो केवल नौटंकी है, उसमें साले में 2 सेल डालने पड़ते हैं, एक घड़ी चलाने के लिए और एक पेंडुलम चलाने के लिए, यानी वो पेंडुलम सेल की एनर्जी से चलता है। लेकिन पुराने जमाने में जो घड़ियों का मैकेनिज्म होता था, उसमें पेंडुलम को सेट किया जाता था और पेंडुलम से घड़ी की टिक चलती थी, पेंडुलम। तो उन पेंडुलम को बोलते थे सेकंड पेंडुलम, जिनसे सेकंड आगे बढ़ता था, सेकंड पेंडुलम। नाम अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम जो घड़ी चलाने के लिए बनाए जाते थे, घड़ी के सेकंड को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे पेंडुलम, टिक, देखना मेरे को गौर से सुनना, मान लो ये सेकंड पेंडुलम है, टिक टिक, ज्यादा जल्दी हो गया, टिक टिक, मतलब घड़ी कैसे चलती थी सुनना, मेरे टिक को महसूस करना, टिक 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 टिक, मैं जो टिक टिक बोल रहा हूं वो सेकंड चल रहा है। अब बताना मेरी हर टिक टिक के बीच में कितने इसमें ऑसिलेशन कर रहा है, देखना, टिक टिक टिक। मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है।
गलत बोल रहा हूं, ये यूं टिक टिक टिक, हाँ टिक, नहीं मैं गलत कर रहा हूं, एक मिनट मुझे सोचने दो, मैं कुछ भूल रहा हूं, क्योंकि इन पेंडुलम का मैं एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसे पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड सेट किया जाता था, 2 सेकंड टाइम पीरियड। हाँ, तो इसका मतलब हाँ, टिक 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 टिक, मैं टिक टिक पहले गलत बोल गया, मतलब जब पेंडुलम इधर जाता था तो 1 सेकंड पूरा हो जाता था, उसका 1 सेकंड बढ़ जाता था, फिर जब पेंडुलम इधर आता था तो घड़ी का 1 सेकंड आगे बढ़ जाता था, फिर जब पेंडुलम इधर आता था तो घड़ी का 1 सेकंड आगे बढ़ जाता था। हाँ, अब आ गया, मतलब मैं ही भूल गया था, सॉरी। तो अब सुनना, ये जो पेंडुलम होते थे उनको ऐसा मैकेनिज्म सेट किया जाता था कि जब वो इधर आए तो 1 सेकंड बढ़ जाता था, फिर इधर आता था तो 1 सेकंड बढ़ जाता था, फिर इधर आए तो 1 सेकंड। तो बताइए इन पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना हुआ? 2 सेकंड हुआ ना, क्योंकि सोचो एक ऑक्सीलेशन में 2 टिक बढ़ गए उसके। तो बस सेकंड पेंडुलम वो होता है जिनका टाइम, जिनसे पहले सेकंड चलते थे और इनका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता था। अब इसमें तुम 2 सेकंड रख दीजिए, कहेंगे इसमें और लेंथ निकाल दीजिएगा, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि कितनी लेंथ इसकी सेट करनी पड़ेगी, कितनी लेंथ सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम पीरियड लेंथ और जी पे तो डिपेंड कर ही रहा है ना। ठीक है, तो बस इतना याद कर लीजिए, सेकंड पेंडुलम, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, अब मुझे बताइए, हाँ चलिए इतना ही बहुत है, ये तो पेंडुलम की कहानी हो गई। अब छोटी छोटी डेफिनेशन सुन लीजिए, छोटी छोटी डेफिनेशन, ठीक है। बाकी इसकी जो एप्लीकेशन आपको नोट्स में दिखेंगी वो एप्लीकेशन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, वो मैं कभी भी टाइम लेके अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। जो मेन एप्लीकेशन है जो एग्जाम में एकेडमी में आएंगी वो मैंने आपको बता दी, और इसके बाद जो 2-3 एप्लीकेशन और है, शायद 3 और है, वो क्वेश्चंस है एक्चुअली एनसीईआरटी के, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। आप ट्राई करिएगा, जब वो नोट्स पढ़ोगे ना तो उस एप्लीकेशन के बगल में लिखा होगा एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर ये, मतलब वो एप्लीकेशन भी और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये है। तो पहले खुद से करना, खुद से नहीं आए तो उसे समझना, नहीं आए तो फिर मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा उसकी। अब देखिए बस कुछ थ्योरी सुन लीजिए, एक होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, और एक होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ओके। डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, जिसमें एनर्जी हमारी नेगेटिव रेजिस्टेंसेस से नहीं टकराए, मतलब जैसे सपोज करो कोई, हम जानते हैं ना डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, ये आया था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ ये आया था, ये क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। मतलब स्प्रिंग पहले धीमे 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 5 सेंटीमीटर तक जाएगी, फिर वापस 0 पे आएगी, माना ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है? -5 सेंटीमीटर। आपको मैं ग्राफ खिंचवा चुका हूं तो आपको ये ध्यान आना चाहिए। तो पहले आपकी स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर तक जाएगी, फिर 0, फिर -5, फिर 0। अब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है कि यदि मैं इस कहानी को कंटिन्यू देखूं, ऑब्जर्व करूं, है ना, तो देखिए अभी फिर वो 5 तक जाए, फिर वो -5 तक जाए, फिर वो 5 तक जाए, फिर -5 तक जाए, फिर वो 5 तक जाए, मतलब एनर्जी वेस्ट ही ना हो। हमने ये वाला एसएचएम पढ़ा है, मतलब ये पढ़े हैं हमने, जिसमें एम्पलीट्यूड हर बार वही आता है, 5 5 5 5, यानी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। इन्हें बोलते हैं एसएचएम या अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन क्या होते हैं? डैम्प ये होते हैं प्रैक्टिकली, यदि मैंने आपके सामने पेंडुलम दिया, पेंडुलम, अब देखना इसको छोड़ दिया, ठीक है, अब आप इसके ऑसिलेशन देखना, धीमे 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 आप देख रहे हो डेड होते जा रहे हैं, है ना। तो यानी इसमें क्या होगा? पहली बार एम्पलीट्यूड बहुत जोर का, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, और कम, देख रहे हो, और फाइनली एम्पलीट्यूड धीमे 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 डेड हो जाना। इसको बोलते हैं डैम्पिंग। आपकी फिजिक्स में बस एक डिक्शनरी में वर्ड डाल दीजिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी समझने में। बोलो, एम्पलीट्यूड मतलब पहले 5 सेंटीमीटर, फिर अगली बार नहीं आया 5 पे, फिर अगली बार और कम हो गया, अगली बार और कम हो गया, आ गया समझ में? नहीं आ गया? बोलो, ये कहलाता है कि डैम्पिंग हो रही है, यानी एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं, एनर्जी लॉस हो रहे हैं, एनर्जी में लॉसेस हो रहे हैं, धीमे धीमे डैम्प मतलब ऑसिलेशन खत्म हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड या आइडियल ऑसिलेशन। ये आइडियल है, ये ऐसा होता ही नहीं है, आपका ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जिसमें रेजिस्टिव फोर्सेस ना हो। अब ये तो हो गया ये। अब आता है एक और चीज,
एक होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन और एक होता है नेचुरल ऑसिलेशन। मतलब ये एक एक सेट करके पढ़ा रहा हूं मैं, जैसे इसका उल्टा ये वैसे इसका उल्टा ये एक दूसरे के उल्टे। नेचुरल ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है। देखिए मेरी बात देखिएगा, बताना एक और चीज, ये जो इमेजिन करो, ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, एक्चुअली आपने जितने भी चाहे ये वाला फॉर्मूला पढ़ा चाहे ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, ये सब नेचुरल टाइम पीरियड के फॉर्मूले हैं। ये नेचुरल वर्ड क्या है? जैसे आपसे बोला कि यार ये उसका कोई बंदा खेलता है, यार उसका ये नेचुरल गेम है। यदि मैं इस पेंडुलम को पकड़ के छोड़ दूं और उसको उसके नेचुरल तरीके से ऑसिलेट करने दूं, है ना, तो उसका टाइम पीरियड ये आएगा। यदि मैं किसी स्प्रिंग को खींच के छोड़ दूं और उसको नॉर्मल तरीके से अपने अंदाज से ही उसको फ्रीडम दे दूं कि तू जैसा करना चाहता है वैसा कर, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला वैलिड है। नहीं समझे ना? समझाता हूं, बताना। माना ये टाइम पीरियड आ रहा है 5 सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इस पेंडुलम को छोड़, 5 तो ज्यादा हो गया, 2 सेकंड कर देता हूं, मतलब इसका मतलब ये हुआ यदि मैं इस पेंडुलम को छोड़ देता हूं तो ये 2 सेकंड में अपना टाइम पीरियड पूरा कर रहा है नेचुरल तरीके से। यदि इसको नेचुरल तरीके से ऑसिलेट करने दिया जाए तो अभी आ जाएगा समझ में। बेटा ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला तब है ना जब आप इसे पकड़ के छोड़ दो। अब मान लो मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूं, बताइए ये ऑसिलेट कर रहा है नहीं कर रहा? अब मैंने हाथ से पकड़ के चला रहा हूं, बताना, ऑसिलेट तो कर रहा है, लेकिन अब इसका टाइम पीरियड, अब मैं यूं कर रहा हूं जल्दी जल्दी, अब मैं धीमे 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 धीमे, तो अब इसका टाइम पीरियड में ये फॉर्मूला कैसे लग जाएगा? अब तो भैया ये फोर्स्ड ऑसिलेशन हो गया, अब तो मेरी मर्जी जो होगी। अरे यार ये, हाँ, मैं जो चाहूंगा वो टाइम पीरियड। बताओ, मैं अपने हाथ को तेजी से चलाऊंगा तो ये तेजी से चलेगा, मैं धीमे धीमे चलाऊंगा तो ये धीमे धीमे चलेगा। तो अब इसमें क्या, अब भी इसमें यही फॉर्मूला लगाओगे क्या? सोच के बताइए, क्या अब भी इसमें ये फॉर्मूला लगाओगे? क्या ये फॉर्मूला लगाओगे? यदि मैं अपने हाथ से पकड़ के हिलाऊंगा स्प्रिंग को, मैं अपने हाथ से खिसकाऊंगा, अपने हाथ से, मैं नहीं छोड़ रहा उसे, मैं अपने हाथ से, तो अब कैसे फॉर्मूला लग जाएगा? दैट आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए कि वो फोर्स्ड ऑसिलेशन होते हैं जिनको उनके नेचुरल तरीके से ऑसिलेट नहीं करने दिया जाता। अब आ गया होगा ये नेचुरल वर्ड, पकड़ के छोड़ दो बस, आप अपना आपका काम खत्म, हटाओ यहां से। लेकिन तुम एक्सटर्नल फोर्स हटा ही नहीं रहे, उसको तुमने पीरियोडिक कर लिया, तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। उनमें ये सब फॉर्मूले नहीं लग सकते। अब यहां पर लास्ट वाला पैरा, ये लास्ट वाले पेज पे मिलेंगे टॉपिक नोट्स के, है ना। ये वो चीज है कि मान लो, देखो एक्चुअल में तो ये ऑसिलेशन होते हैं, एक्चुअल में आइडियल ऑसिलेशन ये होते हैं, लेकिन इनको ऐसा बनाया जा सकता है, इन्हें ऐसा बनाया जा सकता है। देखो एक बार फिर से देखिए, ये वाला ही ऑसिलेशन है ना, ये देखो खत्म हो गए, डेड होते चले गए, लेकिन इन्हें ऐसा बनाया जा सकता है। और आप बताना मैं क्या करूं, देखो अब आप बताना, अब क्यों नहीं डेड हो रहे? अब क्यों नहीं डेड हो रहे? सोच के बताओ क्या हो रहा होगा? अब क्यों डैम्पिंग नहीं हो रही? हाँ, हर्ष ने पहचान लिया, जल्दी बोलो, अब क्यों नहीं डैम्पिंग हो रही है? ये तो बहुत देर हो गई, डैम्पिंग ही नहीं हो रही। पहचानो भाई, आप लोग भी, सिंपल है यार, तुमको कोई मामू कैसे बना सकता है इतनी आसानी से? हाँ, भूमिका बिल्कुल ठीक। हाँ, अब मैं अपने हाथ से एक पीरियोडिक फोर्स दे रहा हूं। पता है क्या कर रहा हूं मैं? जो एनर्जी यहां लॉस हो रही है ना, वो मैं अपने हाथ से कंपनसेट कर रहा हूं, उसे अपने हाथ से कंपनसेट कर रहा हूं, बहुत हल्के से, पता भी नहीं चल पा रहा होगा शायद, है ना। तो ये क्या है? फोर्स्ड ऑसिलेशन ही है ये, मतलब एक ऐसी फोर्स इसमें इन्वॉल्व करती है जो पीरियोडिक है ना, जो इसको डैम्पिंग से बचा रही है। एक और चीज, सपोज करो ये बच्चा है और है ना, मैं इसका पापा हूं, है ना। अब ये झूला झूलना चाहता है, मैंने धक्का, इसके पैर जमीन तक नहीं आ रहे, मैंने ऐसे धक्का दे दिया, है ना, फिर बातों में लग गया फोन में, है नहीं, हाँ, तो ये तो डैम्पिंग हो गई, फिर ये रोएगा, मैंने ले चल दे, मैं धक्का देके फिर बातों करने में लग गया, है ना, ये अपने, है नहीं, फिर ये रोएगा, क्यों रो रहा है ये? इसकी तो डैम्पिंग खराब हो रही है, मतलब ये तो बार बार खत्म हो रहा है। तो अब देखिए, ये तो जैसे मैं इसको एक धक्का मार के छोड़ देता हूं तो ये नेचुरल ऑसिलेशन है, जो बाद में डेड हो जाते हैं। फिर मैं बीच बीच में आता हूं, धक्का दे देता हूं, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है ना। तो सुनिए, मैं भले ही अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है, मुझे जाना है, ठीक है। यदि मेरा
ये जो नेचुरल ऑसिलेशन है और मेरे थप्पड़ मारने की फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली सेम हो, समझना। यदि बच्चे का ऑसिलेशन टाइम पीरियड और मेरे थप्पड़ मारने का ये देखो ये एक जैसा हो, समझ रहे हो, एक जैसा हो, बिल्कुल एक जैसा। मेरा देखो दो चीजें देखो इसमें, दो चीजें देखिए इसमें, इसका यूं आने का टाइम पीरियड, वहां से यहां आने का, और मेरे हाथ यूं यूं करने का। एक चीज समझाता हूं, चलो मैं टाइम ले लेता हूं। देखिए ये बच्चा है और ये पापा है, ठीक है, समझिएगा, जल्दी समझाऊंगा, नहीं आए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना, मुझे देर हो रही है, ठीक है। बताना, यदि ये इमेजिन करो बच्चा 3 सेकंड में अपनी जगह लौट के आ जाता है, मतलब 3 सेकंड में लौट के अपनी जगह आ जाता है, 3 ही ले लूं, 4 ले लेता हूं, 4 सेकंड में लौट के आ जाता है इमेजिन। मतलब मैं इसे धक्का देता हूं, है ना, धक्का देता हूं तो ये इमेजिन करो 4 सेकंड में लौट के आ जाता है। फिर जैसे ही लौट के आता है मैं तुरंत धक्का दे देता हूं, ठीक, फिर जाएगा 4 सेकंड में लौट जाएगा, फिर मैं धक्का दे देता हूं, फिर यूं जाएगा, फिर लौट के आ जाएगा, फिर मैं धक्का देता हूं। तो बता ना, बच्चे का ऐसे ऐसे करने का टाइम पीरियड 4 सेकंड है ना, और मेरा ऐसे ऐसे करने का टाइम पीरियड कितना था, यूं करके, क्योंकि जैसे मेरा हाथ भी तो ऑसिलेट करने लगा, है ना, तो मेरा ऐसे, जैसी उसकी पीठ आती है मुझे हाथ आगे करना पड़ता है, फिर जैसी उसकी पीठ आती है मुझे हाथ आगे करना पड़ता है, तो मेरा ये हाथ भी तो ऑसिलेट कर रहे हैं ना। तो जब ये प्लस ये कॉम्बिनेशन हो चुका ना, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है, मैं दे रहा हूं, मतलब एक्चुअली इसमें फोर्स्ड ऑसिलेशन भी शामिल हो गए और नेचुरल ऑसिलेशन भी। तो जब फोर्स्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, जब फोर्स्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी सेम हो, तब उस स्पेसिफिक फिनोमेना को रेजोनेंस बोलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन, रेजोनेंस क्या होता है, कि जब इसके झूला झूलने की फ्रीक्वेंसी और मेरे हाथ से धक्का देने की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम हो। अच्छा सुनिए, इमेजिन करिए कि मैं चाहता हूं, मेरा लाल को मैं बहुत प्यार करता हूं अपने लाल को, मैं सोचू नहीं मैं 4 सेकंड के बाद क्यों धक्का दूंगा, मैं तो 3 सेकंड के बाद धक्का दूंगा। अब परिस्थिति को सुनना कि मेरा लाल तो 4 सेकंड में ही ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन मेरी आंखों में पट्टी बांध दी, नहीं मैं तो 3 सेकंड पे धक्का दूंगा। अब मैंने पहला धक्का दे दिया, है ना, घड़ी की टिक टिक मेरे दिमाग में चल रही है। अब जब मैं तीसरे सेकंड हाथ आगे बढ़ाऊंगा तो बच्चा तो वहां नहीं है ना, ये चीज समझिए प्लीज, बस यही चीज समझ लीजिए। सो ये समझ में आ जाएगा कि रेजोनेंस एक स्पेसिफिक क्यों हो जाता है। मान लो मैंने आंखों में पट्टी बांधी और मैं अपने लाल को बहुत प्यार करता हूं, नहीं मैं 4 सेकंड में क्यों, नहीं मैं तो 3 सेकंड में धक्का दूंगा, मैं क्यों 4 सेकंड में धक्का, मैं तो 3 सेकंड में दूंगा, बहुत प्यार करता हूं मैं। लेकिन अब बता, बच्चा आएगा यूं से यूं 4 सेकंड के बाद, चौथे सेकंड वो यहां होगा, लेकिन मैंने तो अपना हाथ तीसरे सेकंड आगे कर दिया, मेरा हाथ तो उससे कनेक्ट हुआ ही नहीं। समझ गए या नहीं समझ गए ये बताओ। मैं यदि तीसरे सेकंड हाथ आगे कर दूं और आंखों में पट्टी बंधी हुई है मुझे, है ना, तो मेरा हाथ तो उससे कनेक्ट हुआ ही नहीं, धक्का लगा ही नहीं। फिर मैं छठे सेकंड हाथ आगे करूंगा तब भी नहीं लगेगा धक्का, 9वें सेकंड 12वें सेकंड जाके धक्का कोइंसिडेंस से टच होगा। अब 12वें सेकंड क्यों टच हुआ, क्योंकि वो तो 4 सेकंड बाद आएगा, फिर वो 8वें सेकंड यहां आएगा, फिर वो 12वें सेकंड यहां आएगा। तो अब आप बताइए, यदि मैं अपना टाइम पीरियड, ऋतुराज सर अपना टाइम पीरियड 3 सेकंड सेट कर दें और जो मेरा लाल है बेटा है उसको 4 सेकंड सेट कर दें, तो क्या इसमें डैम्पिंग होगी या नहीं होगी, ये बताओ, इसमें डैम्पिंग होगी या नहीं होगी, जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम हो रहा है बेटा मेरा, जल्दी बताओ, डैम्पिंग होगी कि नहीं होगी, होगी ना, ठीक है। दूसरी चीज, यदि ऋतुराज सर अपना टाइम पीरियड 5 सेकंड कर दें कि मैं, है ना, और मेरे लाल का टाइम पीरियड 4 सेकंड ही है, अब इसमें डैम्पिंग होगी या नहीं होगी, अच्छा बच्चा होगा तो फील कर लेगा। मैं यदि मात्र 1 सेकंड लेट हो जाता हूं, 1 सेकंड ही लेट हो जाता हूं, अब भी तो होगी ना, अब डैम्पिंग कब नहीं होगी, अब समझ जाओ। यानी आपको एग्जैक्टली टाइम मैच करना है, एग्जैक्टली टाइम मैच करना है। तो जब फोर्स्ड ऑसिलेशन हूबहू उसी फ्रीक्वेंसी से ऐड किया जाए जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, हाँ हर्ष बिल्कुल ठीक, अब तो 20 सेकंड पे जाके दोबारा एनर्जी मिलेगी उस वाले केस में, इस वाले में। लेकिन यदि मैं हर चौथे सेकंड में धक्का दूं तो उसकी तो एनर्जी का लॉस कंपनसेशन हैंड टू हैंड हो रहा है ना, हैंड टू हैंड हो रहा है कि नहीं। इस स्पेशल फिनोमेना को रेजोनेंस बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बेटा।